हम लोग यानी इससे लास्ट क्लासेस में हम लोग स्टडी कर चुके थे क्या फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज साइंस, है ना, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड व्हाट इज हाउ साइंस टेक्नोलॉजी एंड आवर सोसाइटी इज रिलेटेड टू अस। ठीक है, दैट मीन्स हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट। साइंस टेक्नोलॉजी और सोसाइटी जो है इंटरडिपेंडेंट कैसे है। आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, बेसिक फोर्सेस इन नेचर। बेसिक फोर्सेस इन नेचर यानी हमारा जो भी नेचर है, पहले ही बोले कि नेचर ही फिजिक्स है, और ये जो हमारा पूरा ऑल यूनिवर्स जो हम लोग को समझ में आ रहा है वो सारा क्या है, नेचर। तो जो पूरा यूनिवर्स है, जो ऑल यूनिवर्स है, इसमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर वर्किंग। ठीक है, कितने तरह के फोर्स होते हैं। तो कहा हम लोग ऐसे समझते हैं, तो देखते हैं कि अगर बहुत ब्रॉड मतलब डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं 100-200 भी फोर्सेस हो जाएगा अगर हम लोग काउंटिंग में डिस्प्ले करेंगे तो। जैसे देखो कुछ जनरल चीज़ें तो हम लोग देखते हैं कि कांटेक्ट फोर्स भी पढ़ना होता है, कहीं पढ़ा होगा जो कांटेक्ट फोर्स हो गया, फिर से हो गया जिसे कांटेक्ट फोर्स क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। ठीक है, फिर विस्कोसिटी, लिक्विड में जब हम लोग फोर्स पढ़ते हैं तो विस्कोसिटी कहलाता है, क्या कहलाता है, जिसको लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वंडर वर्ल्ड फोर्स बोलते हैं। वंडर वर्ल्ड फोर्स दैट मीन्स कि अगर हम लोग ओवाल मतलब फोर्स जिसमें मैग्नीट्यूड जिसका बहुत कम है, जैसे अगर मान लेते हैं कुछ हम डस्ट लें और उसको दीवार पे क्या कर दें, थ्रो कर दें, है ना, उसी तरह से तो क्या होगा, कुछ तो डस्ट जरूर दीवार पे चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा ना। तो किस फोर्स के कारण से। अब वहाँ पे ऐसा नहीं कि दीवार और डस्ट पार्टिकल के बीच बहुत बड़ा कोई फोर्स नहीं वर्क करता है, बहुत ही लिटिल फोर्स वर्क करता है ना, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही क्या होता है, लिटिल होता है, बहुत ही कम होता है। तो वैसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्स बोलते हैं। क्या होते हैं, वंडर वॉल फोर्स करते हैं। जिससे देखो हम लोग मान लेते हैं फेस पे पाउडर लगा रहे हैं, तो क्या फेस पे पाउडर लगाने से कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं होगा हमको। ऐसा नहीं कि हाँ, और दो ऑक्सीजन के बीच का जैसा बॉन्ड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, ऐसा नहीं कि मतलब ये ऑक्सीजन है तो ये हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड बन गया है। ठीक है, ऐसा बॉन्ड उसमें नहीं बनता है। ठीक है, यानी कोई केमिकल बॉन्ड थोड़ी बना, नहीं बना, तो गया क्या, वंडर वॉल फोर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। ठीक है, फिर ये स्टैटिक फ्रिक्शन में हम लोग देखेंगे तो वहाँ भी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस चेंजेस होते रहते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं क्या, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम लोग अगर और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे जाएंगे तो जैसे डब्ल्यू बोसोन, डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू बोसोन, जेड बोसोन, है ना, जो डिफरेंट टाइप के ग्लूऑन्स हो गया, ये सारे भी क्या फोर्स का नाम होता है। फ्लेवर्स हो गया, तो सबके सब क्या फोर्स का ही वर्क करता है। ठीक है, ऊपर हो गया जब स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स एक है ना, क्या है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, उसमें ये बताया गया है कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड आर एग्जिस्ट, है ना, हाउ प्रोटॉन आर एग्जिस्टेड, यानी प्रोटॉन किस चीज से बना होता है हम लोग कितना जानते हैं। अगर हम लोग जितना भी तक जैसे 10th में जब हम लोग बेसिक पढ़ाया गया है, तो जो भी हम लोग को सिलेबस में है 11th में, तो हम लोग को कितना बताया गया है कि अगर हम लोग कोई मैटर को अगर हम लोग डिवाइड करते जाएं तो एटॉमिक लेवल होगा, एटॉमिक लेवल पर पहुँचेगा ना। अगर कोई भी मैटर को हम क्या करें, डिवाइड करें, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर व्हाट, एटम्स। लेकिन एटम्स भी किस चीज से बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जो जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरह से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही हम लोग पढ़े हैं ना। ठीक है, लेकिन क्या हम लोग को हम लोग यहाँ पे पढ़े अभी कि प्रोटॉन किस चीज से बना होता है, न्यूट्रॉन किस चीज से बना होता है, ऐसा पढ़े हैं नहीं। आगे हम लोग को पढ़ना है कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ना, ये सारे क्वार्क्स से बने होते हैं, क्वार्क्स, है ना, इसी में आते हैं लिप्टॉन्स, बैरियॉन्स। ठीक है, क्वार्क्स होते हैं, कुछ फर्मियोन्स होते हैं,
फर्मियोन्स। दैट मीन्स ये सारे के सारे क्या सोचो कि पार्टिकल्स है, क्या है, जो हम लोग नहीं पढ़े। और ये सारे को हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे, पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ना होता है। कहाँ, पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ना होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझने की कोशिश कर रहे थे कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्टेड इन आवर नेचर, बट बेसिक कितने हैं, 4। बेसिक कितने हैं, 4, ठीक है। तो इट इज 4, है ना, इट इज ये बेसिकली कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। 4 होते हैं, कौन कौन होते हैं, सभी जानते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लिखेंगे, दूसरा में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्स में क्या लिखेंगे, वीक न्यूक्लियर ऑल दीज आर बेसिक फोर्सेस इन आवर नेचर, ठीक है। यही 4 फोर्स है जो हमारे लिए क्या है, बेसिक है। यानी बाकी जितने भी फोर्सेस हैं कहीं ना कहीं क्या इसी 4 में से क्या है, इसी 4 का वो पार्ट होगा, इसी 4 का किसी एक का पार्ट होगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज अगर रेस्ट पर है, 2 चार्ज अगर रेस्ट पे है तो दोनों के बीच एक फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। इसे हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या तो कूलम्ब फोर्स भी बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स, दैट मीन्स कूलम्ब्स फोर्स, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ है ना उसमें तो कूलम्बिक फोर्स में देखिए 2 चार्ज अगर रेस्ट में है तो इस दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, या तो कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। कूलम्ब्स नहीं, कूलम्ब है ना, कूलम्ब है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब हम लोग ये चारों में से देखेंगे कि एग्जांपल तो पहले ही बताया कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स हो गया, बहुत सारे के फोर्स हम लोग लिख रहे हैं ना, फोर्स तो बहुत तरह के और बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली कितने हैं, कौन कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है। अब हम लोग ये सभी को देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ चुके हैं हम लोग, कहाँ पढ़ चुके हैं तुम लोग सभी, 9th में है ना, क्या पढ़े हैं, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या, G m1 m2 अपन r पर, ये पढ़ चुके हैं। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कि दैट मींस हमारा यूनिवर्स में जितने भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी ये फोर्स किस कारण से एक्जिस्ट करता है, ड्यू टू मास, किसके कारण से, ड्यू टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको लिखो, उसके बाद वन बाय वन देखो, तो तब तक देखो है ना, ये फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो जनरल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या है, G m1 × r², ठीक है। ये है क्या, इट इज मास डिपेंडेंट, इट इज मास डिपेंडेंट फोर्स। इट मींस क्या, ये मास पे डिपेंड करते हैं, इट डिपेंड ऑन मास ऑफ मैटर, है ना, दैट इज इट डिपेंड अपॉन
the mass of matter, ठीक है, and their separation between them and separation between them, ठीक है। और चीजें क्या हो सकता है कि ये तो हम लिख दिए, इसका मतलब क्या है, ये मास पे डिपेंड कर रहा है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ही ज़्यादा ये उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। और ये क्या लिखा है कि डिपेंड अपॉन सेपरेशन बिटवीन, यानी दो अगर ऑब्जेक्ट है, दो मासेस है, तो दोनों के बीच में सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ठीक है, हम लोग इसको अगर सेपरेशन में अगर नहीं समझ में आया तो क्या इस सेपरेशन में कैसे डिपेंड करता है, इन्वर्सली डिपेंड करता है, इन्वर्सली स्क्वायर बिटवीन देम। इसका मतलब क्या, यदि दोनों के बीच का सेपरेशन इंक्रीज होगा इट विल डिक्रीज, है ना, इट विल डिक्रीज। इट मींस इफ सेपरेशन या डिस्टेंस between object is increases, then its magnitude that means क्या, gravitational force magnitude is decreases, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। और हम लोग देखेंगे एक जो यूनिक फीचर है, वह इसका यूनिक कैरेक्टर क्या है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। देखो यहाँ पे नेचर का मतलब अलग हुआ, यहाँ पे नेचर मतलब क्या, इसका प्रकृति में इसका गुण अगर देखा जाए, इसका कैरेक्टर देखा जाए, गुण देखा जाए इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव। ये नहीं कि हाँ ये मास है और दूसरा ऑब्जेक्ट है तो कभी भी मतलब रिपल्सिव नहीं होगा ये, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये चार्ज के जैसा नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव मास नेगेटिव मास दोनों कभी अट्रैक्ट करेगा तो कभी रिपेल करेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए हमेशा क्या ये अट्रैक्टिव इन नेचर है। और क्या है, इट ऑलवेज, दैट मीन्स इट ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमेशा वर्क करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास। इट ऑलवेज एक वर्क टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसका मतलब देखो हम लोग देखते हैं ना कि अगर मान लेते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से जो फॉल होता है तो इसका सेंटर की ओर ही फॉल करता है। ये नहीं कि यहाँ से फॉल कर रहा था यहाँ नहीं, इधर से फॉल कर गया तो यहाँ पे नहीं, इसका सामने है इसलिए यहाँ पे गिरा, सो नहीं, यहाँ पे अगर गिरेगा ना ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से गिर करके सेंटर की ओर ही जाएगा, समझा, ठीक है। तो हमेशा किस ओर वर्क करेगा, सेंटर की ओर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इसीलिए हम लिखे हैं कि अगर ये नहीं कि जैसे एक साइड से गिर जाएगा, है ना, इधर से इधर गिर जाएगा, इधर आ जाएगा, वैसा नहीं, जब भी जाएगा तो सेंटर की ओर ही जाएगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट ना, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग जहाँ पर बैलेंस कर दिए वही क्या पॉइंट क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। देखो थोड़ा सा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा ये, हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा इधर करेंगे फॉल हो जाएगा, जिस पॉइंट पे रुक जा रहा है तो क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर ये दोनों के बीच फोर्स लगेगा, ये कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमेशा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है ये, और एक दूसरा का सेंटर क्यों, दोनों का सेंटर है ना, ऐसा ये नहीं कि हाँ यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से शुरू होगा, ऐसा नहीं,
सेंटर ऑफ मास है, जो ज़्यादा सेंट्रल फोर्स है ना वहाँ से ये है, ठीक है। इट ऑलवेज एक्वार्ड द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और मास क्या होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव। मास कभी नेगेटिव नहीं होता है, जैसे चार्ज का पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। दैट मींस मास इज नेदर नेगेटिव, सो इट नॉट रिपेल, है ना, नेवर रिपेल, कभी भी रिपेल नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ सेम चार्ज है तो रिपेल करता है, वहाँ पढ़े हैं ना क्लास 10 में। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हाँ सेम मास है, मान लो AB2 kg है, AB2 kg है, मतलब कि सर सेम मैग्नीट्यूड दोनों का मास सेम हो गया तो रिपेल कर देगा, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। वो हमेशा तभी अट्रैक्टिव होगा व्हाटएवर द मैग्नीट्यूड ऑफ मास, ठीक है। तो इतना लिखिए इसके बारे में ताकि हम फिर समझेंगे इसको। इसलिए हमेशा क्या होता है नेगेटिव, इस मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, इट इज नॉट नेगेटिव लाइक चार्ज। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर gravity is not नेगेटिव। इसलिए ग्रेविटी क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव फोर्स यहाँ से नहीं बोल सकते कि हाँ नेगेटिव फोर्स होता है ना, इससे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज के कारण से क्या होगा, रिपल्सिव हो सकता है। दो तरह के चार्ज इसलिए क्या रिपल्सिव भी होता है ना, देखो ग्रेविटी इज नॉट रिपल्सिव। अब हम लोग क्या इसके बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज चार्ज डिपेंडेंट फोर्स। है ना, चार्ज डिपेंडेंट होता है एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज चार्ज डिपेंडेंट होता है एंड चार्जेस आर टू टाइप्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, शॉर्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज बोथ रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, समझा। कि हमेशा सिर्फ ऑलवेज अट्रैक्टिव नहीं होता है और ना ही ऑलवेज रिपल्सिव होता है, इट इज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह के कंडीशन मतलब है। अगर जैसे मान लो दो जैसे अगर दो चार्जेस क्या है, सेम है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्जेस, देन फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, रिपल्सिव, ठीक है। अगर बोथ क्या है, नेगेटिव है, देन इट आल्सो क्या होगा, रिपल्सिव, क्या होगा, रिपल्सिव, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव है, वन पॉजिटिव अदर नेगेटिव, देन इट इज अट्रैक्टिव, इट इज अट्रैक्टिव, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड के देखा जाए तो बोला जाता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ग्रेविटी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स से
10⁻30 टाइम्स ग्रेटर होता है। हाउ मच टाइम? 10⁻30 टाइम्स। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि EMF मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स is 10⁻36 times greater than gravitational force। ठीक है, कितना है समझे? और भी यदि हम लोग कंपेयर कर देंगे तो हम लोग बोल सकते हैं जो भी हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर अगर मेटर एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमारा नेचर को हम जिस फॉर्म में देख रहे हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम लोग कह सकते हैं आवर फिजिकल वर्ल्ड, यानी हमारा जो भी भौतिक संसार जो हम देख पा रहे हैं, आवर फिजिकल वर्ल्ड existed due to this force, यानी EMF, due to EMF। ठीक है, जो भी एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स हो गया, कंपाउंड बन रहा है, तो ये सारे यानी क्या मेटल आर एग्जिस्ट, ये भी लिख सकते हैं, दैट इज एक ही लिखो, दैट इज metals are existed due to only due to this force। ठीक है, क्योंकि जैसे देखो अगर हम लोग यहाँ तक कि और भी कंपेयर करो है ना, तो जैसे हम लोग भी हैं, अगर हम लोग चल रहे हैं ना, तो वो भी सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स के कारण से। मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो इन आवर बॉडी। अगर हमारा बॉडी में मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता तो हम लोग नहीं चल पाते, हम लोग वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मान लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो पूरा पृथ्वी क्या कर लेता है, हम लोग को अपने में अटैच कर देता ना, चलने देता, हिलने देता, क्या नहीं ना। ठीक है, लेकिन उससे हमको कौन सेव करता है? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, हमारा जब ब्लड रन करते रहता है, यानी हमारा ब्लड तो कंटिन्यूस रन ही करते रहता है ना, तो जब ब्लड रन करते रहता है तो उस समय ड्यू टू रनिंग, ड्यू टू मोशन ऑफ ब्लड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इज जनरेटेड इन आवर बॉडी, एंड दैट मैग्नीट्यूड इज हाउ मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स? 36। सोचो कि उतना ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स पता नहीं चलता, फील नहीं होता है। एक कब हम लोग को पता चलता है? जब अगर आप ऊंचाई पे चले जाते हैं तब, क्योंकि हम उस फोर्स को फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाते। लेकिन सरफेस पे देखो, जब तक हमारा हम सही है, स्वस्थ है, हेल्दी है, तो हमको ग्रेविटेशनल फोर्स पता नहीं चलता है। लेकिन बीमार पड़ जाओ उसके बाद क्यों इच्छा करता है, लेकिन लगता है लेटे रहे, इच्छा करता है कि दौड़ कर खा ले 2 चक्कर। कारण क्या है? क्योंकि उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हम लोग के ऊपर वर्क करता है, ताकि हमारा उसमें क्यों, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फोर्स उसमें वीक होता है, होता है वीक। ठीक है, तो जहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा सा वीक हुआ, हमारा बॉडी से बीमार है, नहीं, हम लोग को चलने का इच्छा ही नहीं करेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंस है किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है, इसीलिए तो इसके कारण से मैटर है, जैसे अगर इसके कारण से मैटर है, मैटर के कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटी कम ही होगा ना, है कि नहीं? जैसे इसके कारण से बोले मैटर किसके कारण से बन रहा है? मैटर जो है, मॉलिक्यूल्स जो है, एटम्स जो है,
मॉलिक्यूल किसके कारण से एग्जिस्ट कर रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो मेटर से बना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बना कौन? मेटर। ठीक है, और मेटर से बन रहा है कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मेटर डिपेंडेंट है, मास डिपेंडेंट है, तो जाहिर सी इसके कारण से वो कम ही फोर्स होगी। ठीक है, अब देखो ये जिससे बना है, आगे हम लोग देखेंगे ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है? चार्ज डिपेंडेंट है। कहाँ से लिखना शुरू किए हैं? ये इट इज चार्ज डिपेंडेंट फोर्स, चार्ज has two types, positive and negative, hence EMF electromagnetic force is both repulsive and attractive। ये क्या सो साइन शो कर रहा है कि ये रिपल्सिव हो रहा है, दिस इज आल्सो रिपल्सिव एंड दिस इज अट्रैक्टिव। फिर से क्या लिखें? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। आवर फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्टेड ड्यू टू EMF। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण से हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड हम लोग देख पा रहे हैं उसके कारण से बना हुआ है। दैट इज मैटर्स आर एग्जिस्टेड ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण से मैटर डिपेंडेंट है। और एग्जांपल हम लोग क्या देखा है? वी आर आल्सो मूविंग एंड वर्किंग, ये भी कर सकते हैं एंजॉयिंग, हाँ, और एंजॉयिंग आवर लाइफ ड्यू टू दिस फोर्स। ओके, ये फोर्स है, इसके कारण से हम लोग क्या है? एंजॉय कर रहे, दौड़ पाते हैं, खेल पाते हैं, कोई काम कर पाते हैं। नहीं तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हमको खुद में ही मिला कर रहता है कि तुम कहाँ जा रहेगा ना, मेरे पास में रहो। ठीक है ना? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए 100⁻36, तो हम लोग पृथ्वी में ऊपर से उड़ सकते हैं आराम से, है ना? क्योंकि फिर हम पे मतलब बहुत फोर्स हो जाएगा ना हमारा में, इसके ये निग्लेजिबल हो जाएगा। तो हम लोग जो अभी हम लोग उछल करके जो इतना जाते हैं ना, उछलेंगे तो पूरा आसमान में जंप कर लेते हैं, एक चक्कर लगा के चल रहे हैं, है ना? जैसे मून सब में, दूसरा प्लेनेट सब में, हाँ, ये वाला ज़्यादा रहता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं, तो वहाँ पे पृथ्वी में जैसे चल रहे वैसे नहीं है सर, तो वहाँ पे नहीं चल पाते हैं ना। कि कारण क्या है? तो इसीलिए तो वहाँ पे लोग कहता है ना, इसलिए फिर वहाँ लोग कहता था कि आप वहाँ पे जिस तरह से पृथ्वी पर आसानी से चल पा रहे हैं, आप वहाँ पे चल नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे बाउंस करते हैं। सुना है? बाउंस क्यों करते हैं? क्योंकि आपका जो बॉडी के वेट के अनुसार से जो ग्रेविटी है, जितना ग्रेविटी उस पर चलने के लिए चाहिए, उसके पास ग्रेविटी कम है, इसलिए तो आपको क्या कर दे रहा है? बाउंस कर दे रहा है। आप चल भी रहे हैं तो क्या हो रहा है? बाउंस हो जा रहा है। इस तरह से आप यहाँ के जैसा उस पर दौड़ नहीं सकते। ठीक है, अगर किसी तरह से जुपिटर पे पहुँच जाओ तब देखो वहाँ पे क्या होता है कि इससे मास, पृथ्वी से मास बहुत ज़्यादा है ना उसका, तो फिर उस पर जब यहाँ तक कि उस पर एक छोटा बच्चा जैसा चलना होगा तो क्या हमें जैसा सोचो, क्योंकि वहाँ तक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है ना उसका, जितना फास्ट यहाँ हम वर्क कर रहे हैं यानी उतना वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे हम उछल नहीं पाएंगे उतना जितना हम यहाँ पे उछल रहे हैं। जितना हम मून पे जंप कर ले रहे हैं उतना वहाँ पे जंप नहीं कर पाएंगे, समझा? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तो ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा फोर्स से अपने और अट्रैक्ट करके रखेगा, और इतना फास्ट वहाँ पे हम वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे हैवी प्लेनेट कोई नहीं है, ज़्यादा जोर से अपने खींचेगा। सोचो कि ज़्यादा और से खींचेगा नहीं, क्या हमारा तो एनर्जी उतना ही है, वो ज़्यादा और से खींच रहा है, तो हमको तो उस एनर्जी को मेंटेन करने में हम अपना मतलब एनर्जी को ये कर देंगे, यूज कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे यहाँ जैसा दौड़ना फिरना, वहाँ पे पीटी उषा भी खेला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो रहा है किसी कारण से, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फोर्स। क्यों बोलते हैं कि हमारा जो अर्थ है, जो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच इज सर्वाइवल, विच इज हमारा लिए क्या यूजफुल है, जहाँ पे हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, नहीं तो हम लोग सर्वाइव
कर पाएंगे, दूसरा प्लेनेट पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ऑक्सीजन ही मायने नहीं रखता, तो बोलता है ना सिर्फ ऑक्सीजन, नहीं सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो वहाँ रहने लायक नहीं है। ग्रेविटी को कैसे कंट्रोल करिएगा, यहाँ से मिट्टी वहाँ पे ले जाइएगा, सही से दौड़ नहीं पाइएगा, सही से चले, वही मतलब आप क्यों बोला जाता है कि जब स्पेस शिप में सुना होगा कि जब अगर चंद्रमा पे अगर यहाँ से जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो अपने आप को ना स्पेस शिप से बांध करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम उछल गए यहाँ से, चलो गेट खोल दिए या चलो अब घूम के चल आते हैं उधर से, पता चलेगा उधर से उधर ही रह जाएगा, है ना। देखा ना बने हुए रहता है ना सब, कभी देखना ना बताता है कि वो अपने आप को बांध करके ही रखता है, ठीक है ना। हैंग होकर के वर्क करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि आप जिस स्पेस में है ना उसका ग्रेविटी से यदि आप बाहर गए तो फिर आप आइएगा नहीं, ठीक है, फ्लो करते रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, लिखाइए, लिख लिया ना, तो अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट कोर्स क्या है, a strong nuclear force and weak nuclear force। देखो अब यहाँ पे रेंज हम देखें तो ए जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, ए लॉन्ग रेंज फोर्स है, और इससे भी ज्यादा लॉन्ग रेंज फोर्स कौन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। इससे भी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज्यादा रेंज किसका रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए देखता है कि कहाँ मून कहाँ सन अट्रैक्ट करके रखा है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखेंगे, इस फोर्स को है ना, इट नो नीड मटेरियल मीडियम, टू जो दूर दूर बॉडी है बहुत ज़्यादा दूर दूर डिस्टेंस में, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उतना उतना वर्क नहीं करता, ठीक है। जैसे देखो ना मैग्नेट है एक यहाँ पर, दूसरा थोड़ा सा मेरा तो शॉर्ट तो ज़्यादा मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, लॉन्ग रेंज है, ठीक है। अब जैसे तो करना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे मतलब सभी से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या है ये जो है ना, इट वर्क बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन। यानी न्यूक्लियस में हम लोग न्यूक्लियस में क्या देखते हैं, अगर एटम है ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो रहते हैं ना, दो ही चीज रहता है ना, ठीक है। और सोचो कि अगर ये दोनों दो तरह के फोर्स है, ठीक है, तो और ये भी हमेशा क्या होता है, ये भी अट्रैक्टिव होता है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट। अच्छा इसमें भी वही लिखा है क्या, हम चार्ज इंडिपेंडेंट इसमें नहीं लिखा है, देखो क्या लिखे, चार्ज डिपेंडेंट है, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, मास डिपेंडेंट है, हाँ मास डिपेंडेंट है ना, ऐसा तो नहीं ना कहीं लिखा दिया कि चार्ज इंडिपेंडेंट। तो ये क्या हो जाता है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ये होता है चार्ज इंडिपेंडेंट, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है। जैसे देखो हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन क्या पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें कि प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होगा, अगर मान लीजिए दो प्रोटॉन है, अगर ये चार्ज डिपेंडेंट होता तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच क्या रिपल्सिव फोर्स लगती है, ठीक है। ये फोर्स क्या होता है, दोनों दूर जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें तो बहुत सारे प्रोटॉन है, तो सभी एक दूसरे से दूर जाते तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता क्या, न्यूक्लियस को ब्रस्ट कर जाता ना, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। यहाँ जबकि न्यूट्रॉन तो चार्ज ही नहीं होता है उसके पास, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, लेकिन फिर भी दो न्यूट्रॉन को अटैक करके रखता है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन को भी अटैक करके रखता है, आपस में दूसरे से बॉन्ड करके रखता है, बना करके रखता है,
ठीक है, इसलिए क्या हो जा रहा है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। क्या है ये? चार्ज इंडिपेंडेंट। और इसका रेंज बहुत ही कम है ना, दैट इज है ना, इट्स रेंज इज रेंज इज 10 टू पावर माइनस 10 मीटर है ना। 10 टू पावर माइनस 10 मीटर का डिस्टेंस में ही ये वर्क करता है। सोचो तो डिस्टेंस कितना कम तब जाकर के एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड इस मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन व्हाट? EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितना दूर है? ये 10 का पावर ना 15 लिखा ना, क्योंकि न्यूक्लियर साइज होता है, न्यूक्लियर का साइज 10 के पावर 15 ही होता है। वो पूरा एटम का साइज होता है ना, 10 के पावर में 10 लिखा है ना, वो एटम का साइज होता है, ठीक है। 10 to the power -15 मीटर। हाँ, -15 मीटर के रेंज में ही बढ़ता है, यानी उससे भी कम होता है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना ज़्यादा, हाँ, ऊपर पावर जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा ना, समझो कि साइज कम हो रहा है, नेगेटिव है ना, जितना ऊपर में नेगेटिव बढ़ रहा है तो पावर कम होगा, और जितना अगर ये पॉजिटिव रहता तो पावर क्या होता है, इंक्रीज करता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स 36 टाइम्स ये 10 के पावर 36 टाइम्स ये है ना, और इसका जितना भी फोर्स है उससे 100 टाइम्स बड़ा है कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स। मगर इसका रेंज कम होते जा रेंज बहुत कम हो गया, बहुत ही कम रेंज में वर्क कर रहा है। नहीं तो अगर सोचो कि ज़्यादा होता तो सबको अपने में मिला लेता, ये नहीं, हम लोग को भी मिला लेता ना, ठीक है। सबको एक ही मतलब, जिस तरह से यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सबको एक जगह करके रखा है, पूरा यूनिवर्स को एक जगह में कर देता है, यही ना करता है। सोचो ना कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ये पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट ऑर्बिट में, ठीक है, क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूव करते रहता है ना इलेक्ट्रॉन। अगर मान लेते हैं कि हम ये क्या लेते हैं कि क्लोरीन लेते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है, ठीक है। सोचो कि 17 इलेक्ट्रॉन बाहर में घूम रहे हैं, जबकि ये छोटा, इतना छोटा जगह में 17 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन है, और सबको एक जगह करके रखा हुआ है, ठीक है, यानी हाईली डेंस सही, और सबको एक करने वाले में फोर्स क्या है इसका, यानी सबसे अधिक फोर्स है, तो नहीं तो फोर्स तो यहाँ पे फोर्स तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच भी लग रहा है, लेकिन जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स लग रहा है उससे कम लग रहा है ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, तभी तो ये दूर में है। नहीं तो इलेक्ट्रॉन को भी अपने में लेके चला था ना, नहीं, अपने में ही क्या करता है, यहीं पे, उसको भी यहीं पे लेके चला था, तुम बाहर कहाँ घूम रहा है, चलो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि जो ये जो है सिर्फ प्रोटॉन के बीच ही वर्क करता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है ना। ये दूर, लेकिन ये दूर में है, इसलिए इस पे वर्क नहीं करता। अगर एक बार गलती से चल गया इसमें, इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ेगा नहीं फिर से बाहर आने के लिए, ठीक है, ऐसा समझे। प्रोटॉन पे करता है कि इस पे चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज ना, हाँ, यहाँ पे न्यूट्रॉन में तो कुछ चार्ज नहीं ना रहता है, नहीं रहता है, मगर बिना चार्ज वाला में। हाँ, तो इसीलिए तो लिखा हुआ कि चार्ज इंडिपेंडेंट है, इसको चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है, तुम चार्ज रहो या तो नहीं रहो, हम तुमको अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि यदि एक गलती से इलेक्ट्रॉन यहाँ जो घूम रहा है ना, अगर एक बार न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो फिर वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा फोर्स वर्क करेगा, न्यूक्लियर फोर्स, और फिर बोलेगा आप तुम कहाँ, हमको चार्ज से कोई मतलब नहीं, बोलेगा तुम हमको छोड़ दो, तो भी बोलेगा हम कहाँ से छोड़ने वाले, ठीक है ना, तो मेरा रीजन में आ गया है, ठीक है ना, और यहाँ तक हमारा चलता है, किसी और का नहीं, क्योंकि चार्ज से कोई मतलब नहीं कि तुम पॉजिटिव रहो नेगेटिव रहो, तुम या तो और भी किसी तरह का फोर्स रहो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। देखो ये तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, बोले भैया ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जब इसको रखा हुआ है बोले किसी तरह का चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो बोलेगा चार्ज कुछ नेगेटिव है, बोले कोई बात नहीं, मेरे पास पॉजिटिव भी है,
ठीक है, इसका मतलब हम समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। इसको कोई मतलब नहीं है कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या तो आप न्यूट्रल है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपको अट्रैक्ट करेगा तो करेगा, ठीक है। और ये भी सिर्फ क्या है, अट्रैक्टिव ही फोर्स है। ये भी क्या है, तभी तो प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करके रखा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखा है। ये रिपल्सिव फोर्स नहीं है, ये भी अट्रैक्टिव है। किसके जैसा, ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा, हमेशा से अट्रैक्ट करता है ना। सोचो कि थोड़ा सा के लिए अगर ये रिपल्सिव ही करता, थोड़ा देर के लिए अगर रिपल्सिव भी करता तो प्रोटॉन की कैपेसिटी निकल जाता ना, ठीक है। तो ये भी हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज आल्सो अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। आए समझ it is also attractive force, बट इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये मास पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, ये क्या है कि चार्ज इंडिपेंडेंट है। इधर में लिख चुका था ना। नेक्स्ट जो हम लोग को लास्ट में बचा वो टॉपिक क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। लिख लिया है ना, क्या लिखेंगे, 8 exits during certain nuclear process as beta। देखो बोलता है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होता है ये ऐसा ही कहीं पे नहीं है। जब न्यूक्लियर डीके होता है, जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेक होता है, तो बीटा डीके होता है। बीटा डीके में क्या होता है कि जब कोई हैवी न्यूक्लियस है ना, हैवी न्यूक्लियस को अगर हम लोग क्या करते हैं, और यानी इस पे कोई बम्बार्डमेंट करते हैं, है ना, लो मूविंग न्यूक्लियस के कारण से, है ना, सॉरी लो मूविंग न्यूट्रॉन के कारण से जो इस पर स्ट्राइक करता है स्पीड के साथ जा करके, है ना, तो इस न्यूक्लियस में से हीलियम पार्टिकल क्या होता है, हीलियम पार्टिकल निकलता है। क्या निकलता है, हीलियम पार्टिकल्स। तो हीलियम पार्टिकल्स जब निकलते हैं तो उसको लोग बीटा डीके कहते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा, ठीक है ना। एक सेकेंड, नहीं इसमें बीटा डीके में क्या निकलता है, जब इस तरह से होता है ना तो इसमें निकलता है न्यूट्रिनो निकलता है, और एक ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलता है एंड न्यूट्रिनो। ड्यूरिंग दिस डीके electron and uncharged particle neutrino is existing।
न्यूट्रिनो एग्जिस्ट, ठीक है। यानी जब बीटा डीके होता है एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और दूसरा अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रिनो बाहर आता है, क्या आता है, न्यूट्रिनो, ठीक है। तो इस समय जो फोर्स लगता है जो बीच में, वो कौन सा फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। कहता है कि इसका ये जो है ना, इट इज वीक देन EMF and a strong nuclear force. लेकिन ग्रेटर देन होता क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इट्स रेंज, ये भी शॉर्ट रेंज होता है, इट्स रेंज इज 10⁻⁻16 मीटर, यानी क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी इसका रेंज क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये सारे देखने के बाद हम लोग अगर सभी चारों तरह के फोर्सेस का हम लोग देखें कि ऑन द रेंज बेसिस, है ना, रेंज बेसिस हम लोग अगर असेंडिंग ऑर्डर में देखें, असेंडिंग ऑर्डर, है ना, तो सबसे कम रेंज किसका होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स का होगा ना, सबसे कम रहेगा। इससे बड़ा किसका फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इससे ज़्यादा रेंज किसका होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और इससे ज़्यादा बड़ा रेंज किसका होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सबका मैग्नीट्यूड देखें तो सबसे ज़्यादा यानी लेस मैग्नीट्यूड किसका होगा, ग्रेविटेशनल, और मैग्नीट्यूड बेसिस, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, अरेंजमेंट, है ना, वीक हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका होता है, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका होता है, EMF, सॉरी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा ग्रेटर होता है, ठीक है। इसके बाद किसका फोर्स आता है, EMF, यानी सेकंड नंबर पे मैग्नीट्यूड में देखा जाए, सेकंड नंबर में मैग्नीट्यूड किसका होता है, EMF का। थर्ड में किसका होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ में किसका होगा, ग्रेविटेशनल, ठीक है। यानी अगर हम लोग मैग्नीट्यूड बेसिस अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, ठीक है, या तो रेंज बेसिस, तो ये दोनों हम लोग को याद रखना होगा, है ना, ठीक है। इसको याद रखना, कभी कभी सब रीजन है तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए तो ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पहले ही बोले कि इस चैप्टर से नहीं पूछता, लेकिन एप्लीकेशन तो कहीं भी इसको पूछ सकता है, जहाँ पे पढ़ना होगा वहाँ पे पूछ सकता है ना, जहाँ पे फोर्स के बारे में पढ़ना हुआ तो पूछा जा सकता है, ये बेसिक है, ठीक है। अब कहीं नहीं पढ़ना है, ठीक है, कहीं एग्जाम में नहीं आएगा, इसका मतलब आपसे थोड़ी ना कोई ये नहीं पूछ सकता कि हाँ फोर्स कितने टाइप के, मैंने हाउ मेनी बेसिक फोर्सेस इन नेचर, तो तुमको पता ही नहीं, जो नहीं पढ़ेगा ये चैप्टर उसको पता रहेगा क्या, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है।